मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और ये त्योहार जो है बड़े प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। हमें सभी अपने भाई बहनों के साथ में ये प्रेम और सौहार्द को बनाए रखना है। इसी के साथ में अपनी आज पार्ट 2 वन बस सब्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू कर रहा हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए और आपकी मैं एक बहुत अच्छी क्विज, एक टेस्ट सीरीज आपके सामने थर्ड वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए मेरे साथ जुड़िए। और ए पर्सन हु इज कहता है मेंटली इल, ऐसा व्यक्ति कहता है जो कहता है कि मानसिक रूप से बीमार है। ये देखो इल लिखा हुआ है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा है। तो मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा है तो उसके लिए मेरे सामने ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्पों में से आपको चयन एक विकल्प करना है। तो पहले लिखा है कि मर्सेनरी। अगर हिंदी देखें मर्सेनरी माने क्या होता है, ल्यूनेटिक माने चारों के अर्थ देख करके हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, भाड़े का सिपाही। अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो हायर्ड, तो कहते हैं कि हायर्ड सोल्जर, हायर्ड सोल्जर, हायर्ड सोल्जर। ये हायर्ड सोल्जर की बात लिखी है। कहता है एक व्यक्ति जो किसी देश के विरुद्ध, किसी समूह के विरुद्ध, किसी संगठन के विरुद्ध कहता है पैसा लेकर के और कहता है युद्ध लड़ता है, लड़ाई लड़ता है, वो भाड़े का सिपाही, भाड़े का सिपाही दिया गया था। ये साइकेट्रिस्ट दिया गया था। तो साइके माने मनोचिकित्सक के हिंदी दे देते हैं तो मनोचिकित्सक, मतलब डायग्नोसिस, DIAG और NOSI, डायग्नोसिंग ऑफ मेंटल मेंटल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। कहता है एक व्यक्ति जो कहता है कि मानसिक रूप से, और अगर कहते हैं डिसऑर्डर एंड लगा दें बिहेवियरल, BEHAVIOUR, बिहेवियरल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ये मैंने एक शॉर्ट करने बात बता दी है। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो है जो मानसिक रूप से और कहता है इसके साथ है व्यवहारिक रूप से, दोनों रूप से जो है अव्यवस्थित है। और उसका जो अध्ययन करने वाला होता है, डायग्नोसिस माने होता है अध्ययन, गलती हो रही है, उसकी चिकित्सा करने वाला, मतलब ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में होता है ट्रीटमेंट, TREAT और MENT, ट्रीटमेंट। ये तो कहता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से और कहता है व्यवहारिक रूप से और भावनात्मक रूप से कहता है विचलित हैं, और उनकी चिकित्सा करने वाला जो होता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, उसका अंग्रेजी में कहेंगे मनोचिकित्सक। ये ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागल। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब पागल। और ये पागल की अगर अंग्रेजी बना के देखें तो कहता है ए पर्सन विद मेंटल इलनेस। यही मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस, ILL, ये मेंटल इलनेस। जो व्यक्ति कहता है कि प्रॉपर्ली डिसऑर्डर और इन मेंटल, तो कहता है मानसिक रूप से जो है अव्यवस्थित है, विचलित है, वो ल्यूनेटिक है। ये साइकोलॉजी तो खैर पढ़ा पढ़ाया है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। तो कहता है साइकोलॉजी में होता है मनोवैज्ञानिक। और जब वैज्ञानिक की बात होता है कि वन हुई स्टडी ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि जो मानसिक रूप से विचलित है, मानसिक रूप से बुरा व्यवहार करने वाला है, उसका जो अध्ययन है वो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। ये साइकोलॉजिस्ट मतलब स्टडीज है, STU और DI, ये स्टडीज से संबंधित दिया गया है। और ये आपका डायग्नोसिंग या कहता है कि ट्रीटमेंट से संबंध दिया गया। तो बात यहाँ पर इस बात की है, पूछ रहा था ए पर्सन हुई मेंटल इलनेस, तो पागल होता है, यही मेंटल इलनेस होता है। ऑप्शन आपका सी हो गया, बहुत सही था। तो पहले आप देख लो,
मर्सेनरी, ही साइकोलॉजिस्ट, फिर ल्यूनेटिक और साइकोलॉजिस्ट। ये आपके साथ ऑप्शन दिए गए थे। ठीक, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए आप और देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि बिकॉज कहता है बिकॉज दी, कहता है पॉलिटिशियन स्पीच वाज हाई फ्लोन, हाई फ्लोन ए कहता है प्रीटेंशियस, इट गेन्ड पॉपुलरिटी। देखो पहले, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये हाई फ्लोन, हाई फ्लोन का अर्थ होता है एग्जैगरेटिंग, ई एक्स ए और जी ई आर, ई एक्स ए, एग्जैगरेशन, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात करना। इसको कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना, एग्जैगरेशन। तो ये बढ़ा चढ़ा करके बात करने वाला। तो कहता है हाई फ्लोन एंड प्रीटेंशियस, और कहता है कि बड़ा, प्रीटेंस माने बहाना बनाना, और कहता है झूठे, झूठे वादे करने वाला, वादे ये हिंदी में जो दिया गया करने वाला। तो कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से कहता है कि बड़ी बढ़ा चढ़ा करके बात करता है, और झूठे वादे और झूठी बातें अपनी शेखी बिगाड़ने के लिए करता है, काय के लिए, और उसमें अपनी पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता को हासिल करना चाहता है, ऐसा भी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन कह रहा है हमारा। तो कहता है बॉम्बास्टिक, फिर लिखा ऑस्टेरियर और स्कीमेटाइजिंग, और फिर कहता है निमोनिक। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कहते हैं कि ये बॉम्बास्टिक माने होता है डींग मारना, डींग मारना, और डींग मारना यही होता है बढ़ा चढ़ा कर के बात करना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ये बॉम्बास्टिक का अर्थ दिया गया है। फिर लिखा ऑस्टियर, तो ऑस्टियर ये बहुत अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो जिसका अर्थ होता है अनुशासन प्रिय, अनुशासन, एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। और अगर दोहरा देखा जाए तो बड़ा कहता है कठोर। ये दो अर्थों में ऑस्टियर का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक अर्थ होता है अनुशासन प्रिय और एक होता है अर्थ कठोर, कठोर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहता है कि माई प्रिंसिपल इज वेरी, कहता है ऑस्टियर पर्सन, कहता है मेरे प्रधानाचार्य बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, यही ऑस्टियर लिखा अनुशासन। इसकी मेटिंग, इसके मतलब होता है योजना बनाना, स्कीम से बनाई है, CHEM, देखो ये स्कीम बना हुआ, ये टाइजिंग लगा हुआ है। तो कहता है ए मेथड ऑफ मेकिंग प्लान, तो कहते हैं कि इसको लिख देंगे ए मेथड ऑफ मेकिंग प्लान। तो इसके बाद मतलब होता है कि ए मेथड ऐसा तरीका जिसमें किसी कार्य करने की योजना बनाई जाती है, तो इसकी मेटिंग हुआ। फिर कहता है निमोनिक, और ये निमोनिक पर्सन जो आता है ये भी बहुत आता है। तो ये कहने होता है इसकी कहते हैं, ये देखा है नीमो, नीमो माने होता है कि एक तरकीब या विधि, तो कहता है याद रखने की तरकीब, अपनी भाषा में निमोनिक में होता है याद रखने की तरकीब, अगर हिंदी अंग्रेजी बनाया तो इसका होगा ए मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग, यस आई जी, मेमोराइज, किसी चीज को याद करने की एक तरकीब होती है, उसको कहते हैं निमोनिक। अब देख लेते हैं मुझे क्या कहता था, कहता है कि बिकॉज द, कहता पॉलिटिशियन स्पीच वाज हाई फ्लोन, कहता है कि एक राजनेता जो है और
अपनी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बातें करता है। हाँ, और कहता है कि और झूठे वादे बनाता है, तो झूठे वादे करना, डींग मारना, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, तो इसके लिए जो हिंदी अर्थ से प्रकट हो गया था वो हमने स्पष्ट कर दिया था, ऑप्शन ए सही हो गया। बड़ा आसान था। तो सबसे पहले होता है कि जब भी कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज़ आपके सामने परीक्षा में आती है या घर पे बैठे अभ्यास कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें बड़ा स्मरणीय तथ्यों के साथ में याद आ जाती हैं कि देखो ये लिखा है बम, ये देखो बम, अरे ये आदमी नहीं है बम है, मतलब अरे ये आदमी यार कुछ का कुछ कर सकता है, कुछ कुछ बात करता है, कुछ का कुछ है, तो बम ये बना हुआ है, ये आस्टर बना हुआ है, ये देखो आस्टर। तो आस्टर माने पढ़ियो था आपने, ए मैन ऑफ स्ट्रिक्ट मैनर, ए मैन ऑफ स्ट्रिक्ट मैनर को आस्टर कहा जाता है, और वह ऐसा व्यक्ति होता है अनुशासन प्रिय होता है, देखो अर्थ मिला हुआ। अच्छा स्कीम से बना हुआ, तो ये योजना बनाने वाली बात ये है। ये आपके सामने नया शब्द आएगा निमोनिक, तो कहता है एक ऐसा तरीका जिससे किसी चीज को याद रखा जाता है, लंबे समय तक अपनी मेमोरी में याद रखने का तरीका आता है, निमोनिक याद कर लो। कभी कभी इसी की बर्तनी मैंने के पहले दिन क्लास में बताया था कि वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होता है 3 तरीके से मेरी मदद करता है। नंबर 1 तो यह होता है कि हम स्पीच में जब बोलचाल की भाषा में कन्वर्सेशन में जब इसको उपयोग करते हैं तो बहुत काम आता है, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या उपयोगिता है? दूसरी चीज ये आती है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे अहम बात होती है जब हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आते हैं, तो क्योंकि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना होता है, किसकी बर्तनी का, तो अच्छे शब्द जो आते हैं हमारे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ में करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव होता है। तो हमें एक याद रखें न्यूमोनिक शब्द की सही स्पेलिंग क्या होगी, याद रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है डिपार्टिंग और हैविंग, डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। कहता है डिपार्टिंग माने होता है लीव हिज कंट्री, जो अपना देश छोड़ कर चला जाए, डिपार्ट करना प्रस्थान करना ना, देखो यही है ये लिविंग, LEAVING लिविंग, यही इसको कहते हैं गोफार, ये गोफार है। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके, कहता है डिपोर्टिंग अथवा हाइविंग डिपोर्टेड, प्रस्थान करके, और फ्रॉम ए कंट्री जैसे टू सेटल एल्सवेयर, एल्सवेयर होता है अनादर, जैसे कहते हैं कि एक इसका मतलब होगा ANOTHER, अनादर कंट्री, COUNTRY। तो कहने का मतलब है कि अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है। तो कहने वाला इस प्रकार के 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक प्रवासी होता है, अप्रवासी होता है। तो देखो इनमें दोनों की ऑप्शन में जो दिया गया है वो दोनों ही दिए गए, प्रवासी भी दिया गया है, अप्रवासी भी दिया गया है। इसके मतलब है एक आउट गोअर है और एक इनकमर है। इसको अगर देखें तो अपनी भाषा में हम लोग अपने पोएट्री ड्रामा की भाषा में हम लिख सकते हैं, एक मतलब कहने कि आउट गोअर GOER, और एक दूसरे कह सकते हैं इनकमर, इनकमर। तो ये देखो आउट इनकमर, ये आउट गोअर है, इनकमर है। तो देखो डिपार्टेड कर गया तो ये आउट गोअर है, ये कहने कह दें आप OUT आउट गोअर, ये एक आउट गोअर है। और इसको कहते हैं इमिग्रेंट, इसको कहते हैं, तो दोहरे क्या हो गई, ये इनकमर हो गया, INCOMER। देखो ऐसे स्पष्ट कर लो अपने ऑप्शन को, मतलब ईओ, ई का आप ई यहां से डेढ़ उठाओ, ई को याद रखो कि जब इमिग्रेंट आया तो ईओ होगा, और आई आया तो कहता आई, आई ये आई देखो आई था लो यार, या फिर कम से याद कर लो ई को, ये CO उठा लो यहाँ से ई को, और ये ईओ, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हो, ये ईओ बन गया है और जे ई को बन गया है, देखो ये देखो बन गया, याद रहेगा। हिंदी अर्थ देख लो, बता रहा हूँ तुमसे क्या होगा, ये देखो ई को ऐसे अपनी भाषा को लंबे समय तक हम कैसे याद रखे पाएंगे, तो कुछ ना ऐसे लीविंग यहाँ पर दिया गया होगा, डिपार्टिंग दिया गया होगा, गो का प्रयोग किया गया, तो गो जब आए तो आउट गोवर इमिग्रेंट, इमिग्रेंट की अगर हिंदी देखें तो होता है प्रवासी, और इसका देखेंगे हिंदी तो प्रवासी, हिंदी में देख लो तो आपका प्रकट हो जाता है। और यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन हमारे हिसाब से तो आपके लिए हो गया, आगे जाना है।
अब हमें अर्थ को भी बताना है, क्या है, कहता है इक्स कम्युनिकेट, कहता है इस कम्युनिकेट माना होता है ऐसा व्यक्ति जिसे, कहता है सरकारी तौर पर या आधिकारिक तौर पर, कहता है उसे चर्च से, किसी संगठन से, किसी समूह से उसके बुरे कारनामों का कारण निकाल दिया जाता है, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ए पर्सन हु इज एक्सक्लूडेड ऑफिशियली और बाई द मेंबर ऑफ द कमेटी, तो कमेटी के सदस्यों के द्वारा जिसे बाहर निकाल दिया जाता है वो होता है इस कम्युनिटी, मतलब उसका बहिष्कृत करना। अगर हिंदी देखें तो इसकी देखो मैं बिगाड़ करके आपका कर दें बहिष्कृत करना, हिंदी लिखेंगे तो बहिष्कृत करना, ये देखो बहिष्कृत करना, ये हो गया बहिष्कृत करना। इस कम्युनिकेट कम्युनिकेट लगा दिया, ये नेटिव होता है। तो नेटिव माने होता है अपने देश का जहां वो पैदा हुआ है, विशेष स्थान जहां वो पैदा हुआ वो नेटिव है। तो इसका अगर बनाए तो वन बाय सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बनेगा, कहता है बोर्न और इन ए पार्टिकुलर, बोर्न इन ए पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर प्लेस, PLACE, एक अपने विशेष स्थान में जहां रहता है वहीं उसका जन्म होता है तो नेटिव कहलाता है। तो देश का ही नेटिव होता है, कोई खास बात नहीं थी। तो कुल मिला के जो खास बात थी वो हमारा एक नया जो आपको मिल रहा था वन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो आपका इश कम्युनिकेट, मतलब कहता है टू ऑफिशियली एक्सक्लूडेड और फ्रॉम द चर्च, ऐसे फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसे जहां से निकाल दिया था वही कम्युनिकेट हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत आप अच्छे से विचार कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। पढ़ते हैं सबसे पहले द ओल्ड, कहता ओल्ड लाइब्रेरी हैड ए मस्टी स्मेल फ्रॉम द ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, ये देखो ऑप्शन दिया गया है। द ओल्ड लाइब्रेरी कहता है एक पुराना पुराना जो है वो पुस्तकालय है, और उस पुस्तकालय का कहता है लाइब्रेरी हाइड ए मस्टी स्मेल, ये देखो लिखा मस्टी स्मेल है, इसको कहते हैं दुर्गंध, इसको हिंदी में कहते हैं मस्टी स्मेल को कहते हैं दुर्गंध। कहते हैं एक पुरानी जगह पुराना था, एक पुराना पुस्तकालय है और वहां बड़ा बड़ा दुर्गंध आती है फ्रॉम ईयर्स ऑफ, फ्रॉम ईयर्स ऑफ, अरे काफी वर्षों से, और जिसे लोगों ने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, उसकी उपेक्षा कर दी है। अब इसके लिए कहता है एक शब्द क्या होगा, तो सबसे पहले तो ऑप्शन पे जाते हैं तो सबसे पहले मालूम हो जाता है कैजुअल मीन्स क्या होता है, फॉगी क्या होता है, स्टेल क्या होता है, फ्रेश क्या होता है, चारों वर्ड। कैजुअल का हिंदी देखिए तो एक पहला अर्थ में तो ये होता है कैजुअल माने यह एक साधारण घटना है, और इसे कहते हैं अनौपचारिक, ये अनौपचारिक इसकी होंगे हिंदी। और जबकि बोला है कि मस्टी स्मेल की बात नहीं आ रही है, फॉगी, तो फॉगी मतलब होता है धुंधला या धुंध वाला लिखा हुआ है, तो फॉगी धुंधला, ये देखो जे अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ इससे भी नहीं पर। स्टेल माने होता है भाषा, ये भाषा, और इसी को कहता है नो लॉन्ग फ्रेश, अगर भाषा को कहते हैं नो लॉन्गर फ्रेश, FRESH, जो कहता है लंबे समय तक जो है कहता है शुद्ध ना रहे, फ्रेश माने ताजी नहीं है, खेत में शुद्ध भी होता है, तो जो लंबे समय तक शुद्ध ना रहे, तो शुद्ध ना रहेगा तो उसमें दुर्गंध आएगी, तो ये मस्टी स्मेल लगा था तो स्टेट लग गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपका सी हो गया। और फ्रेश माने ताजा होता ही है, तो कहला जाता है मोस्ट इंटरेस्टिंग, MOST, मोस्ट INTERESTING, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और कहते हैं फॉर बेनिफिटेड, बेनिफिट, ये आपके लिए, तो आपके लिए कहता है कि बहुत उपयोगी है, जो रुचिकर है वही फ्रेश है, ताजा, फ्रेश कहते हैं ताजा। कभी कभी हम लोग ऐसे कहते हैं इन दिस रूम,
स्टेल एयर इज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है इस कमरे में जो है बासी हवा है। कैसी है? बासी हवा। मतलब स्टेल, मतलब दिस रूम इज ऑफ स्टेल एयर। मतलब कहते हैं कि दिस रूम इज ऑफ स्टेल एयर, स्टेल एयर। ये देखो ये लिखा है। तो कहता है ये कमरा जो है यह बड़ा दुर्गंध वाला, ये कमरे बड़ी दुर्गंध आती है यार। तो ये स्टेल होता है। फ्रेश एयर कहते हैं दिस रूम इज ऑफ फ्रेश एयर। ये कमरा देखो कितना अच्छा है, ताजी हवा रही, बहुत अच्छा कमरा। तो यही चीज स्टेल है। तो थोड़ा सा अर्थ को कहीं ना कहीं से हमें जोड़ करके उसके पर्याय को समझ करके और उसका मुझे आंसर चुनाव करना पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। पढ़िए क्या क्वेश्चन कहता है। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत 30 क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत वेरिफिकेशन आपको करना है इसलिए। तो यूनिट मान ये तो आपने पढ़ा था जहां पर आपने हाई स्कूल की एक क्लास ज्वाइन की थी। विज्ञान की यूनिट माने एक इकाई। ये तो खल इकाई यूनिट माने इकाई के लिए प्रयोग किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते क्या कहता है। कहता है ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। कहता है एक ऐसा स्थान जहां कहता है सैनिक लोग रहते हैं, मतलब सैनिक लोगों के रहने का स्थान पूछ रहा है मुझे। यूनिट माने तो इकाई होती है। ये फंडामेंटल यूनिट है मूल राशियों वाला वही इकाई किसी तेल का मापन करने के लिए है। तो वही बल ऊर्जा शक्ति में जब इकाई का प्रयोग करते हैं वो यूनिट है। तो फिर कहता है रेजिमेंट, फिर लिखा है ब्रिगेड, फिर लिखा था बैरक्स। ये तीन ऑप्शन तीन में संघर्ष है। तो रेजिमेंट, तो रेजिमेंट शब्द का प्रयोग हम लोग वहां पर करते थे जहां पर हम ये देखते थे। कहता है ए मिलिट्री यूनिट, ए एम आई एल आई और टी ए आर आई, मिलिट्री यूनिट को कह दिया जाए। कहता है सेना की एक टुकड़ी है। ये देखो मिलिट्री यूनिट को रेजिमेंट का है। ब्रिगेड, और ब्रिगेड शब्द का प्रयोग जो आर्मी टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। ये होता है आर्मी, ए आर एम बाई आर्मी, टी ए एस के टास्क फोर्स, एफ ओ आर सी यू, आर्मी टास्क फोर्स। कहता है कि ब्रिगेड, और ब्रिगेड का एक जो सेना का जो सेना की टुकड़ी होती है और उसका जो सेनापति होता है वो ब्रिगेडियर होता है, वही है ब्रिगेड का ब्रिगेडियर। आर्मी टास्क फोर्स, तो इसमें दो तीन सेना के दो तीन अलग अलग टुकड़ियां जो होती हैं वो मिलकर के एक बनाती हैं ब्रिगेड, वही आर्मी टास्क फोर्स। ये देखो रेजिमेंट में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एक दूसरे से बहुत चिपके हुए, बहुत सिमिलरिटी पाते हुए। ये मिलिट्री यूनिट। अब कहता है बैरक, तो बैरक का सीधा ही सीधा अर्थ होता है सोल्जर्स, सोल्जर्स क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी ई आर एस, सोल्जर्स क्वार्टर। कहता है सैनिकों के जो रहने होते हैं छोटे छोटे कमरे होते हैं, क्वार्टर्स कहते हैं, क्वार्टर ये लिखा हुआ है और सोल्जर हमारे सैनिकों, तो सैनिकों के रहने की छोटे छोटे कोठरियां, जगह, स्थान, वो बैरक्स कहलाता है। तो ऑप्शन क्या कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर, सोल्जर कहाँ रहता है, सोल्जर्स के क्वार्टर होते हैं। ऑप्शन डी हो गया। इतनी आसान बात है। यूनिट से कोई खाना, रेजिमेंट को याद है, एक मिलिट्री यूनिट के को रेजिमेंट कहा जाता है और ब्रिगेड उसे कहा जाता है आर्मी टास्क फोर्स। मतलब एक यूनिट में कहता है कई सेना बल के जवान होते हैं और उसका जो सेनापति होता है ब्रिगेडियर होता है, उसके लिए ब्रिगेड का प्रयोग करते हैं। थैंक्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा समय नहीं हम लेंगे और हमें आज एक सीरीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट देनी है और जिसके आंसर भी आपसे ही लेने हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। ए पर्सन हु रूल्स, ऐसा व्यक्ति जो शासन करता है। ये तो लिखा है रूल्स माने होता है शासन करना, शासन करना। ऐसा व्यक्ति जो शासन करता है, कहां से करता है, विद एब्सोल्यूट पावर, शाबाश, एब्सोल्यूट पावर, पूरी ताकत के साथ। एब्सोल्यूट पावर होता है निरपेक्ष शक्ति, मतलब निरंकुश शक्ति के साथ। इसको कहते हैं निरंकुश कह सकते हैं, निरंकुश कुश, और पावर माने शक्ति, इसको कहते हैं निरपेक्ष शक्ति, निरपेक्ष शक्ति। ये देखो
अपनी पूरी शक्ति, वही बात है, अपनी पूरी शक्ति। ये देखो लिखा हुआ है, अपनी पूरी शक्ति का एंड अथॉरिटी, और अपना पूरा उस पर क्या जमाता है, अपना अधिकार, अधिकार या कह दिया जाए बल। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्ण अधिकार और पूर्ण बल के साथ शासन करता है, उसे क्या कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द का चुनाव करता है। और ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं, आप देखिए, कुछ सेकंड का समय आपको दे रहा हूं चुनाव करने के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो पहला तो ऑप्शन दिया गया सीनेटर, बड़ा आसान ऑप्शन, ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि सीनेटर माने क्या होता है, ए मेंबर ऑफ अपर हाउस। इसको अगर सीनेटर को कहेंगे तो कहेंगे ए मेंबर ऑफ अपर, ओ यू डबल पी ई आर, अपर हाउस। उच्च सदन का जो सदस्य होता है सीनेटर कहलाता है, उच्च सदन का जो सदस्य होता है वो सीनेटर कहलाता है। अच्छी, रूलर, रूलर में तो शासक ही होता है, तो इसमें कोई खास नहीं था, मतलब ए पर्सन कहता है हु रूल्ड ओवर द कंट्री, ओवर द एम्पायर, जो कहता है कि साम्राज्य पर जो शासन करता है वो शासक होता है, रूलर है। डिक्टेटर, इसको अगर हिंदी में देखें इसे कहता है तानाशाह। इसके मतलब हिंदी में देखें, आपने पढ़ा भी होगा, और आपने क्योंकि काफी, जब आप एमटीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल या फोर्स नेवी की तैयारी करें, तो आप में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैंने बहुत पहले पढ़े होते हैं, वो मुझे आज जैसे आया था, यार तुम बहुत बड़े तानाशाह, हाँ तुम किसी की बात नहीं मानते हो, और पूरी अपनी शक्ति और अपने पूरे बल का प्रयोग करके हो, हाँ। तो वही एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण अधिकार, पूरे बल का प्रयोग करता है, और किसी का ना तो वो राय लेता है और ना ही किसी का वह विचार मानता है, वो तानाशाह कहलाता है। ये जो तानाशाह है, तानाशाही का अंग्रेजी लिखिए तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन आपको सी दिया गया है। और सोबरे ने बहुत अच्छा शब्द है, इसको भी हम उल्टी की भाषा में कहते हैं संप्रभु, श्याम प्र, ये देखो संप्रभु लिखा हुआ है, संप्रभु। अच्छी, संप्रभु के लिए शब्द कहते हैं ए सुप्रीम रूलर। इसको अगर कह दें तो ए, गलती हो रही है, ए सुप्रीम, एस यू पी आर ई एम ई, सुप्रीम रूलर, आर यू एल ई आर। इसको ऐसे भी कहते हैं अथवा अथॉरिटी, ए यू और टी एच ओ आर आई टी वाई, अथॉरिटी। और कहता है एज ए किंग, के आई एन जी। ये देखो कहते कहते ए सुप्रीम रूलर, अथवा कहता है अथॉरिटी एज ए किंग। तो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च सत्ता पर राजा की भूमिका की तरह अपनी भूमिका निभाता है, वो संप्रभु कहता है। ये सोवरेन लिखा हुआ, तो यहाँ सोवरेन तो पूछे नहीं गया था, हमसे तो रूलर पूछा गया था, डिक्टेटरशिप का आंसर था, तो मैंने ऑप्शन टी लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, पढ़िए, आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो ए ग्रांड फंक्शन, एक भव्य समारोह, अगर कहेंगे ग्रांड फंक्शन को कहेंगे तो क्या कहेंगे, भव्य समारोह, बहुत सही, एक ग्रांड फंक्शन। बाद कहता ऑर्गेनाइज, अच्छी, कहता एक भव्य समारोह मनाया गया था, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित किया गया था। कहता टू आनर, सम्मान के खातिर, किसके, कहता द पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान के खातिर, कहता हु डाइड फॉर ए नोबेल कार्य, जो श्रेष्ठ कार्य करते करते मर गया। ये देखो, श्रेष्ठ कार्य का, देश की भलाई के काम कर, देश की सुरक्षा के काम करे, अपने धर्म को बचाने का काम करने, यही आपके नोबेल कार्य, धर्म, अपनी सुरक्षा, अपने देश की जो सुरक्षा के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए और उसकी गति और शक्ति को, अभिमान को बनाए रखने के लिए, जो आदमी ऐसा काम करते करते मर गया, तो डाइड फॉर ए नोबेल कार्य, कहता है श्रेष्ठ कार्य करते करते मर गया, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी, क्या चुनाव कर रहे हैं ऑप्शन ए, बहुत सही है। तो ये देखो लिखा हुआ ऑप्शन ये दिया है, चारों के अर्थ जान लेते हैं, चारों अर्थ जानने से मुझे पता लग जाता है, ये लिखा है शहीद। यही है जब हमारा कोई वीर सपूत देश का और देश की रक्षा करते करते
जब वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है तो कहता है वो शहीद हो गया देश की रक्षा करने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए उसने अपने प्राणों की कोई भी हाँ कोई भी फिक्र नहीं की और वो शहीद मर गया। तो वही मर्टियर शहीद। तो ऑप्शन तो पढ़ते पढ़ते ही पता लग गया था, ऑप्शन यही हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अर्थ भी ये भी तीनों अर्थ बहुत अच्छे हैं। वॉलंटियर, तो वॉलंटियर का अर्थ अगर हम देखें तो बहुत अच्छा अर्थ होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट माने होते हैं अगर देखें तो बड़ा हिंदी अर्थ है मसीहा होता है, मतलब होता है गॉड्स मैसेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के बताए हुए संदेश को, ईश्वर के बताए हुए कहता है कि नियम को, ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का, देने का काम करता है। वही तो प्रॉफिट मसीहा है। जैसे मोहम्मद साहब क्या है, मसीहा है, एक अवतारी पुरुष के वैसे कहा जाता है। ये श्री कृष्ण है, क्या है, प्रॉफिट है हमारे। तो हर धर्म में कोई एक ऐसा नोबल पर्सन होता है और वो ईश्वरीय विधि विधान नियमों की आकर के और हम सब लोगों को शिक्षा और ज्ञान मार्गदर्शन का काम था। प्रॉफिट यही मसीहा लिखा हुआ है। और फिलेंथ्रोपिस्ट ये होता है बहुत अच्छा व्यक्ति लिखा हुआ है, ये होता है परोपकारी। याद कर लो, परोपकारी। इसकी स्पेलिंग याद आ, फी पी एच आई फी ले थ्रो, फी पी एच आई फी, याद आ रहा है, फी लैन, फिर थ्रो, फिर पिस्ट। तो 1 2 3 4 कहता है कि जो है आपका एक लेटर जो है वो 4 टोन में बटा हुआ है। फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। कहता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की सेवा करने के लिए अपने आप की जरा सी भी चिंता, कहता हु सीक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स में, दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए काम करने वाला व्यक्ति होता है परोपकारी। ये परोपकारी है। ये मसीह गॉड्स मैसेंजर को बोल सकते हैं, गॉड्स मैसेंजर, MESSANGER, ये गॉड्स मैसेंजर। तो ऑप्शन आपका जाना कोई कठिन नहीं था, ये स्वयं सेवक है, मतलब टू हेल्प, टू हेल्प समवन, समवन, किसी व्यक्ति की मदद करना, विदाउट एनी पे। कोई ऐसा नहीं कि काम कर रहा है तो पैसा ले, विदाउट एनी पे, बिना किसी से कोई भी धन रुपया पैसा लिए और दूसरी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो वॉलेंटियर है, समर्पित व्यक्ति कहते हैं स्वयं सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर 33 नंबर पे पढ़ते हैं, आपको क्या ऑप्शन मिलता है। कुछ कहता है कांस्टेंट इफोर्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो है निरंतर प्रयास करता है। कांस्टेंट इफर्ट्स, निरंतर प्रयास, निरंतर किसी कार्य में अपने आप को जुटाए रहना। कहता है जब तक मैं ये लक्ष्य ना मिल जाएगा तब तक मैं हाँ पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो कांस्टेंट इफर्ट, निरंतर प्रयास। तो देखो ये लिखा हुआ है निरंतर, निरंतर प्रयास, मेहनत, ये देखो निरंतर प्रयास। और कहा कि टू अचीव समथिंग, टू अचीव माने पर समथिंग माने किसी चीज को, माने लक्ष्य को, जैसे कहते हैं समथिंग माने लक्ष्य। ये देखो कहता है ऐसा व्यक्ति जो निरंतर कहता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, जब तक उसे लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति चाहिए। पहला तो लिखा है रिकेंट, पहला अर्थ का सभी सबसे पहले ऑप्शन जब परीक्षा में जाए सबसे पहले ये तो देख लें कि कौन सा ऑप्शन, जैसे आपने पढ़ा पढ़ेगा आप यहाँ पर देख लें इसकी उपयोगिता, जैसे समझे कि किस ऑप्शन के लिए हमारी सुटेबल घट बढ़ रही है, निरंतर प्रयास के लिए कौन शब्द होगा। तो कहता है ये रिकेंट होता है, और रिकेंट का अर्थ जो होता है दो अर्थों में होता है, बयान वापस लेना, बयान वापस, ये ले, बयान वापस लेना।
दूसरा तो त्याग करना, त्याग करना, ये देखो होता है रिकेंट। तो कहते हैं कि आई विल नॉट रिकेंट व्हाट बट आई हैव प्रोमिस्ड, जो शब्द मैंने आपको वचनबद्ध किए हैं मैं उसे अपना बयान वापस नहीं लूँ, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, यही रिकेंट है, बयान वापस ना लेना। मतलब व्हाट आई हैव सेड है और विल नॉट रिकेंट, वापस नहीं लूंगा, जो शब्द मैंने कह दिया वापस नहीं लूंगा, ये वापस नहीं आता। यही त्याग करना भी होता है, जिस चीज का वही एब्डिकेट वाला है तो वही रिकेंट हो गया। परजिवरेंस यही होता है सतत या निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति, ये होता है सतत, हिंदी में कहते हैं सतत या कहते हैं निरंतर प्रयास, यही प्रयास मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, यही सतत या निरंतर प्रयास करने वाला होता है, परजिवरेंस कहलाता है। इसको अगर दूसरी भाषा में कहे तो हम जो कह सकते हैं दृढ़ संकल्पी, एक ऐसा व्यक्ति है दृढ़ परजिवरेंस, दृढ़ संकल्प। और दूसरी हिंदी तो बहुत है लगन, ये लगनशील व्यक्ति परजिवरेंस। फिर लिखा था यूफेमिज्म, तो यूफेमिज्म का अर्थ होता है अप्रिय शब्द, अप्रिय शब्द बहुत याद कर लूं, यूफेमिज्म माने अप्रिय शब्द। और पे क्या लिखा है परस्पिकेसी, ये तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, अच्छी सूझबूझ वाला व्यक्ति। परस्पिकेसियस माने होता है तीव्र, तीव्र बुद्धि वाला, ये होता है। और इसको अगर दूसरी भाषा में कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छी सूझबूझ वाला, ये सूझबूझ वाला, ये तो हिंदी लिखा है सूझबूझ वाला। कहता है ए पर्सन है, कहता है गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है। कहता है ए मैन आप, कहता है जेंटल माइंड, तो जेंटल माइंड का ही व्यक्ति होता है, ये शार्प माइंड का, ये शार्प माइंड है, SHARP, ये शार्प माइंड वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं से ये दिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कहता है ए मैन ऑफ शार्प माइंड इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा तो परस्पिकेसियस बोला जाएगा। ये तो ये जो ऑप्शन जो डी दिया गया है, ये ऑप्शन कहां पर आपके लिए, जब आपकी आप वर्तनी दी गई हो, स्पेलिंग पर, देखो पर पी कैसियत, याद रखो पर्स पी कैसियत, तीव्र बुद्धि वाला। और हमें पूछा गया निरंतर प्रयास करने वाला, तो निरंतर प्रयास करने वाला का सब पर निरंतर पड़ेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका हो गया। बहुत सही आपने आंसर किया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 की ओर, और पढ़िए आप पहले देखिए। कहता है ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक, ऐसा व्यक्ति जो है संगीत से प्रेम करता है, संगीत से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। इसमें क्या है, थोड़ी सी आपकी माइंड की चतुराई दी गई है, क्योंकि मैं तो काफी लंबे समय से इस इंग्लिश से बहुत जुड़ाव मेरा जन्म से ही रहा है, बोलने की भाषा, पढ़ाने की भाषा, और अधिकतर मेरा ये एक विशेष कुछ भी कहें आइडियोलॉजी कहें कि यदि कोई चीज पढ़ाई जाए, यदि उसको एक विधिक तरीके से पढ़ाई जाए, बच्चे को एक एनालाइज करके पढ़ाई जाए, सिस्टमेटिक पढ़ाई जाती है, तो वो बच्चा किसी चीज को जल्दी सीख लेता है और वो सीखी चीज को बहुत लंबे समय याद रख सकता है। इसमें तो कोई ऑप्शन उठा नहीं, कहता लफ्ज की बात, ये देखो लिखा है ये देखो क्रोमेटो, क्रोमेटो ये फ्लिक लिखा है, इनमें देखो फाइल लगा, इनमें फाइल लगा, ये फाइल लगा हुआ, तो फाइल और फ्लिक का मतलब होता है लफ्ज। अगर यहाँ देखें हमने उस दिन बताया था, हमने सफिक्स की बात कर रहे थे, प्रेफिक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ सफिक्स जो शब्द लगा हुआ है SUFFICS सफिक्स लगा है, इसके मतलब प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय में लगा हुआ है फिलिप, फाइल, तो PHILE फाइल, फाइल माने होता है लब, LOV, याद रखो लब, लविंग लगा हुआ है। फाइल फिलिक का होता है लविंग, लब, ये तो लाइफ, और ये तो अब इसके लिए क्रोम, क्रोम माने होता है रंग, तो ये कहता है रंगों का प्रिय, कैसा है उसे क्रोमो में तो फिलिक कहते हैं रंगों का प्रिय, रंग प्रेमी,
ऐसे कहते हैं रंग प्रिय कथु, रंग प्रिय, ये आदमी रंग प्रिय है, भिन्न प्रकार के रंगों से बहुत अधिक प्रेम करता है, रंग प्रिय। तो क्रोम ये लिखा हुआ है, क्रोमेटो ये होता है, और क्रोमेटो का अगर डिक्शनरी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसान से, तो कलर लिखा होगा COLOUR, बहुत सही है आंसर आपके लिए चुनाव करना है। फिर कहता है अब डिस्को शब्द का देखो ये लिखा हुआ है, डिस्को का मतलब होता है रिकॉर्ड, ये जो डिस्को माने अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड प्रिय हो गया, इसको देखेंगे तो रिकॉर्ड, और फाइल तो फिलिक लगा हुआ है तो प्रिय लगा दो इसमें, तो रिकॉर्ड प्रिय। कैसा ऐसा व्यक्ति जो कहता है कई प्रकार के गीत संगीत कहानियां स्टोरियां इकट्ठी करता है और उनको रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है, वही रिकॉर्ड प्रिय डिस्को फाइल हो गया। अब देखो मैंने मेलो फाइल होगा, ये लिखा मेलो, मेलो का अर्थ होता है मेलोडी, तो मेलोडी माने मधुर लय, संगीत से होता है, तो संगीत की बात पूछ ही रहा था, लफ्ज म्यूजिक, तो ऑप्शन सी मिलेगा। देखो ये बनाओ मेलो, तो ये हो गया संगीत प्रिय, कोई ज्यादा नहीं था, केवल समझाने की भाषा थी, संगीत संगीत प्रिय, देखो मिल गई भाषा, संगीत प्रिय हो गया। अच्छा एस्ट्रो, ये देखो लिखा, एस्ट्रो माने आपने पढ़ा ही था, तो ये आपका लिखा हुआ है प्रेफिक्स है, तो ये एस्ट्रो देखो ASTRO, एस्ट्रो माने क्या होता है, एस्ट्रो माने होता है तारा। अच्छी तारा ना याद रह पाए तो ठीक है, दूसरी बात याद रख लो, तो एस्ट्रो माने तारा होता है, और एस्ट्रो का मतलब होता है खगोल, खगोल, ये हिंदी इसका अर्थ है एस्ट्रो, तो कहना है खगोल विज्ञान, वही खगोल वही ज्योतिषी, तो एस्ट्रोलॉगर्स एस्ट्रोलॉजी, और वही इसका एस्ट्रोफाइल मतलब खगोल प्रिय, ज्योतिष करते हैं हिंदी में, ज्योतिष ज्यादा आप ना ले जाएं, ज्योतिष प्रिय, देखो ज्योतिष प्रिय होगा, देखो एस्ट्रो से लगा हुआ है, तो कहने ये प्रेफिक्स सफिक्स शब्द कहीं ना कहीं से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक मिराकिल पैदा कर देते हैं, तो वाकई में चमत्कार पैदा करते, शब्दों में चमत्कार काहे का होता है, एक शब्द जो होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन शब्द में प्रीफिक्स लग जाता है और उसका अर्थ कहीं ना कहीं से चमत्कार पैदा कर देता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलो फाइल हो गया, तो फिर देख लेते हैं ये पर्सन कहता है हु लव्स म्यूजिक, अगर यहाँ पर एक पर्सन हु लव्स अगर कहते हैं कि कलर से लिख देते तो क्रोमेटिक हो जाता, और कहता है कोई रिकॉर्ड से संगीत, वही रिकॉर्ड कहानियां उससे प्रेम करता तो डिस्को फाइल हो जाता, फिर देगा एस्ट्रोफाइल, कहता है कि वही तारों का अध्ययन, जैसा व्यक्ति जो होता है नक्षत्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति और उन सभी से जो प्रेम करता है वह एस्ट्रोफाइल कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए आप, और क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते पता लग जाता है कि क्या मुझसे मांगा जाता है, क्या डिमांड करता है। ए पर्सन कहता हूं अब्सटेन, अच्छी बचता है दूर रहता, अच्छी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ, किसी भी प्रकार के एल्कोहलिक ड्रिंक, अच्छी नशे वाले, कहता है नशे वाले पेय पदार्थ, नशे वाली चीजों से, क्या कहते हैं, तो कहता है कि नशे वाली चीजों को कह दें, या कह दें नशे वाली चीजों को नशा पान, ऐसा पान व्यक्ति हो नशापान से दूर रहता है, नशे वाली चीजों से अपना बचाव रखता है, अब्सटेन फ्रॉम, बचाव रखता है। इसके लिए सही विकल्प क्या होगा देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए आप, पहले का टर्मेगेंट लिखा है, वेटरन लिखा है, टीटोटेल लिखा है, समारिटन। ऑप्शन ए और डी ये दो के ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक। तो इसका ऑप्शन का अर्थ देख लेते हैं पहले, ये आदमी बहुत कैसो है, गुस्सैल है, गुस्सैल को दूसरी भाषा में कहते हैं झगड़ालू, झगड़ालू बोला करो, टर्मेगेंट है आदमी, ये आदमी इससे दूर रहो, है अब्सटेन फ्रॉम सच ए पर्सन हु इज टर्मेगेंट, ऐसा व्यक्ति से दूर रहो जो झगड़ालू गुस्सैल किस्म का हो, तो ये टर्मेगेंट लिखा हुआ। ये कहता है कि वेटरन अनुभवी, बहुत बढ़िया, अनुभवी मतलब ए मैन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसको अगर देखेंगे तो मन ऐसे देखेंगे, ए मैन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, PERIENCE, ए मैन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ये अनुभवी होता है वेटरन। चलिए टीटो टेलर, अच्छा बहुत बढ़िया है, यही शब्द है लग रहा है,
हिंदी में देखेंगे तो कहता है कि मद्यपान से दूर रहने वाला, मतलब नशा का विरोध करने वाला, सीधे सीधी बात। मद्यपान से दूर रहने वाला, नशा का विरोध करने वाला, नशे से अपना आपकी सुरक्षा करने वाला, टीटोरेलर। और समारियन, एक बहुत व्यक्ति होता है जो बड़ा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसको समारियन कहा जाता है, दयालु व्यक्ति। याद रखो, वो बोलते हैं दयालु व्यक्ति, हाँ यही मर्सीफुल लिखा हुआ है, दयालु व्यक्ति। ये बेनिवोलेंट के शब्द आता है कभी कि समारियन दयालु व्यक्ति है। एक पर्सन कहता है हु इज ऑफ ए हम्बल मैनर एंड टू थिंक फॉर अदर्स वेलफेयरनेस, और दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए मैं सोचता रहता है, वही व्यक्ति दयालु। ए मैन ऑफ हम्बल मैनर और टू थिंक फॉर अदर्स वेलफेयरनेस, और दूसरे की भलाई की सोचता रहता है, ये समारियन लिखा हुआ है। कभी कभी समारियन की समारियन आर आई और टी साइलेंट है, ए एन समारियन याद कर लो, बड़ा आसान है समारियन के लिए। तो ऑप्शन आपको कौन सा मिला था? एल्कोहलिक ड्रिंक लिखा, नशे पानी से दूर करने वाला है, क्योंकि ऑप्शन लगा था, तो यहाँ पे कहां पर लगा दिया ऑप्शन? टीटोरेलर, ऑप्शन सी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कहता है ए पर्सन अथवा कहता है इंटाइटी, कहता है दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट। ए पर्सन कहता है एक व्यक्ति अथवा इंटाइटी या फिर ऐसा कोई प्राणी, जीव, इंटाइटी माने जीव होता है, तो होता है ऐसा, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेटिंग है। कहता है ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति, और दैट इज अनेबल, जो कहता है असमर्थ है, लायक नहीं है। एबुल माने योग होता है, असमर्थ है टू पेड, अपने ऋण को कहता है चुकाने में, और कैसा है? असमर्थ है, अपने ऋण को चुका नहीं पा रहा है, तो यही लिखा डेब्ट। तो ऐसे के लिए कहता है एक शब्द क्या होगा? बड़ा है, ज्यादा नहीं है, हाई स्कूल इंटर लेवल का ही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अभी बन जाएगा। मिला? ठीक है, ऑप्शन आप जोड़ रहे हैं। इंसॉल्वेंट कहाँ ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीन चीज जो ऑप्शन दिए गए उनके भी अर्थ हम आपको जान रहे हैं। बस्टेड, बस्टेड माने होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना, बस्टेड। जैसे हम बात बना दें, कहता है ही वाज बस्टेड और इन दिस मैटर स्टडी, कहते कहते कल वो इस मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया था, मतलब कोई बैड एक्ट कर रहा था, और बैड एक्ट करते समय, बैड बिहेवियर करते समय, तो वो व्यक्ति पकड़ा गया हुआ ही है, बस्टेड। याद रख लो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैनिक जीवन में, हमें पता ही वाज कॉट, कट नहीं, ही वाज बस्टेड, वह रंगे हाथों पकड़ा जाना, बस्टेड कट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस्टेड मीन्स होता ही रंगे हाथों पकड़ा जाना, ही वाज बस्टेड, रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो बस्टेड का अर्थ हो गया। इंसर्जेंट, अच्छा, सर्जेंट के पहले इन लग गया, तो इंसर्जेंट का मतलब होता है एक ऐसा भी कि जो विद्रोही प्रकृति का हो, कहते हैं बागी प्रकृति, या जो कोई जो अच्छी नहीं है, जो अच्छा लगे, विद्रोही, या कहते हैं बागी, बागी प्रकृति का व्यक्ति, प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसर्जेंट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकार के प्रति या किसी अथॉरिटी के प्रति और किसी न किसी प्रकार का आक्रामक या अशांतिपूर्ण तरीका हमेशा अपनाता रहता है, वही कहता है। मतलब होता है ए पर्सन हु राइज रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। अगर इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं इस बात को, ए पर्सन कहता है ए, अगर ऐसे सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन हम जहां जरूरत पड़ती है वहां वेरीफाई कर देता हूं, एनालाइज कर देता हूं। ए पर्सन कहता है हु राइज, आर आई एस ई एस, हु राइज रिवोल्ट, आर ई बी ओ एल टी, और अगेंस्ट ए जी ए आई एन एस टी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखते हैं, अथॉरिटी लिखने बात एक ही होती है, ए यू और टी एच ओ आर आई टी वाई, अथॉरिटी, यही लिखा, ये विद्रोही। ऐसा व्यक्ति जो किसी
अथॉरिटी के प्रति या सरकार के प्रति जो विद्रोह पैदा करता है, अशांति का माहौल पैदा करता है, इंसर्जेंट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमें तो कहा चाहिए था डेप्ट वाला था, इंसॉल्वेंट आपने पहले से आपने सुन लिया था। ये रिक्लूज कहता है ए पर्सन हु कहता है लाइक टू लिव इन सॉलिट्यूड प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता है वो रिक्लूज शांति प्रिय। इसी को दूसरी भाषा में कहे तो उसे सन्यासी भी कह सकते हैं। तो ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये दिवालिया हो गया भैया। और इसी का पूछा भी गया था आपसे, तो ऑप्शन आपने दे दिया। ये रिक्लूज शांति प्रिय, इसको पहले तो हिंदी में अपना देखेंगे तो ये शांति प्रिय हो गया, शांति प्रिय। और शांति प्रिय इसी को कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो संत प्रकृति का हो, संत प्रकृति वाला, लिख दो संत प्रकृति वाला व्यक्ति, संत प्रकृति वाला व्यक्ति। ये सन्यासी, ये सन्यासी, ये सन्यासी टाइप, ये देखो। तो कहता है रिक्लूज, तो एकांत में और शांत प्लेस में रहने वाला रिक्लूज। तो ऑप्शन आपका मिल गया। तो सबसे बड़ी ऑप्शन था अगले वाले मीनिंग के लिए ये बस्टेड और इंसर्जेंट शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद रख लो। तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि अब आप काफी समझदार हैं। ये जो आपका जो सेकंड या थर्ड पार्ट जब वीडियो पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन सारे के सारे जब परीक्षा में जाओगे ना, विचार करोगे, इन्हें कंठस्थ याद कर लो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहीं से मिलते जुलते कम से कम जो जितने सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं उनसे आपको 4-6 सब्जेक्ट अवश्य मिलेंगे वादा के साथ, क्योंकि 40 वर्ष का एक्सपीरियंस एक जो टीचर का होता है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आज आप अगले क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले पर जब पढ़ते हैं ए बिल्डिंग कहता है वेयर एनिमल्स आर बूचर्ड। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा। कहता है एक ऐसे इमारत जगह भवन, बिल्डिंग इमारत भवन जगह, तो कहता है वेयर एनिमल्स, जहां कहता है कहा जानवरों को, आर बूचर्ड, अच्छा काटा जाता है, हाँ बूचर्ड यही है, ये बूचड़ खाना पशु हत्या वाला स्थान। तो कहता है ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पशुओं की हत्या की जाती है, क्या कहलाता है। तो पहला तो ऑप्शन लिखा जाता है डिकेंटर, ठीक है। तो डिकेंटर यहां कहीं से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन ऑप्शन तो ऑप्शन है। डिकेंटर को कहा जाता है क्रिस्टलीय कांच, क्रिस्टलीय कांच, ये क्रिस्टलीय कांच के लिए प्रयोग किया जाता है डिकेंटर। फिर लिखा है अवेटर लिखा हुआ है, ब्यूरो लिखा हुआ है, सिमेट्री लिखा हुआ है। आज कठिन ज्यादा नहीं थे, क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी परीक्षा में आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है। ये अवेटर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ए बिल्डिंग या ए प्लेस कहता वेयर एनिमल्स आर बूचर्ड। तो ये ऐसा स्थान जहां पशुओं की हत्या की जाती है वो अवेटर कहलाता है। ऑप्शन आपका बी देखो मिल गया पहले से, अवेटर। बूचड़ खाना हिंदी में कहते हैं तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, बूचड़, बूचड़ खाना, ये दो बूचड़ खाना हो गए। फिर ब्यूरो, ए स्मॉल होल, इसको कहेंगे ए स्मॉल, यस में स्मॉल होल, और डग बाई, डग बाई ए स्मॉल, फिर लगा दो स्मॉल एनिमल, ANIMAL, ठीक। तो बता ब्यूरो कहता है कि ए स्मॉल एक छोटा सा छिद्र वो ब्यूरो कहा जाता है। और कहता है डग बाई छोटे छोटे जीवों के द्वारा जो जमीन में खोद कर छिद्र बनाया जाता है वो ब्यूरो कहलाता है। ये देखो फिर सिमेट्री, अच्छी तो कब्रिस्तान है, दाह स्थल बोलते हैं, सिमेट्री क्या बोलते हैं, दाह स्थल। इसका अगर बोलेंगे दाह स्थल बोलेंगे। कहता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बरीड, वही जो पढ़े थे इंटर की, थोड़ा ध्यान दो। सिमेट्री दाह स्थल कब्रिस्तान, तो कहता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बरीड, वही रखी जाती है दाह स्थल, तो कोई खास नहीं था। चलिए ऑप्शन बी आपके लिए हो गया। थैंक्स वेरी मच।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते एक पर्सन कहता है, चलिए पढ़िए पहले। ए पर्सन कहता है वो ईट्स टू मच। बड़ा आसान क्वेश्चन। कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसा होता है बड़ा सिंपल आता है आपको खुश करने के लिए। अगर सारे क्वेश्चन आपको कठिन दे दे तो आप निराश हो जाएंगे, आपका मन जो होता है इन भावना में विकसित हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा देता है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वही दो चार क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं, कठिन क्वेश्चन याद नहीं रह पाते। तो कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसके लिए क्या शब्द होगा। तो ऑप्शन देखो दिए गए हैं। पहले लिखा फैटा लिस्ट भागवादी। अगर हिंदी कहेंगे तो क्या कहते हैं, भागवादी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग भरोसे रखता है, मतलब टोटली बिलीव इन फैट, टोटली बिलीव इन फैट, वो फैटालिस्ट भागवादी। ये कहता है साइकोफेंट। ये दूसरा शब्द लिखा हुआ है आपके लिए, साइकोफेंट। ये बहुत बढ़िया एक बार आया था। तो साइकोफेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति ऐसा है वो चापलूस, चापलूस व्यक्ति को साइकोफेंट कहा जाता है, चापलूस व्यक्ति। ये आपका एडजेक्टिव है, चापलूस व्यक्ति हो गया साइकोफेंट। क्या करता है कि जो व्यक्ति अपना लाभ कमाने के लिए और दूसरे की प्रति वफादारी करता है, मतलब टू शो अ फेथफुलनेस और टू टेक एडवांटेज, मतलब टू टेक एडवांटेज टू शो द रियलिटी ऑफ हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी दिखाता है लेकिन काम अपने लाभ की खातिर करता है, वही चापलूस व्यक्ति, ये साइकोफेंट होता है। ये मिशो गेमिस्ट बहुत बढ़िया है, देखो ये आपने इंटरनेट पढ़ा था। और ग्लूटन, तो मिशो गेमिस्ट माने भी होता पढ़ा था आपने, वैसा व्यक्ति जो कहता है विवाह से घृणा करता है, वही था विवाह से घृणा करने वाला, करने वाला। ये कहता है वन हु हैज मैरिज, हैज मैरिज है, मिसोगेमिस्ट है, विवाह से घृणा करने वाला। ग्लूटेन माने पेटू, ईट टू मच, यही लिखा हुआ ईट टू मच, पेट हुआ खंडी हो गया। बहुत बढ़िया, आप तो सही आपने चुनाव किया। फिर देखो फैटालिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव इन हिज फैट, गॉड एक्सिस्टेंस वाला है ये भागवादी, कहते जो ईश्वर करेगा वही गॉड एक्सिस्टेंस है, तो गॉड एक्सिस्टेंस में भागवादी आता है। साइकोफेंट, ये बढ़िया शब्द है, साइकोफेंट कभी बर्तनी में आया, साई यस बाई साइको और फेंट, ये देखो लिखा साइकोफेंट चापलूस व्यक्ति। अच्छा मिसोगेमिस्ट इंटर वाला था, कोई खास नहीं था लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करना है। मिसोगेमिस्ट ये स्पेलिंग बर्तनी में भी, मैं विवाह से गणा वन ए पर्सन कहता हु हैज मैरिड, जो विवाह से गणा करता है। ग्लूटेन हमारे पेटू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। कहता है द मेथड, कहता है एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। अच्छा, कहता है कि एक तरीका है, विधि है, एंड प्रैक्टिस और एक अभ्यास ऑफ टीचिंग। कहता है एक पढ़ाने का एक अभ्यास और एक तरीका। इसके लिए क्या कहा जाता है, पहले लिखा है ऑप्शन में, देखो पढ़ के देखिए, पेडागोगी लिखा हुआ है, फिर लिखा है ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, लर्निंग लिखा है। ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हैं, ज्यादा कठिन नहीं दिए हैं, किसी किसी में ऑप्शन बहुत कठिन दिए हैं, यहाँ तो ऑप्शन बहुत सिंपल दिए। यही पेडागोगी है, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र। ये पेडागोगी शिक्षा शास्त्र, ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य से संबंध लिखा हुआ। ये स्ट्रेटेजी रणनीति है, इसको कहते हैं रणनीति। कहता है यू डिड नॉट मेड ए गुड स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेसफुल प्लान, तुमने
कहता है कि सफल योजना के लिए अच्छी रणनीति नहीं बनाई थी। यू डिड नॉट मेक ए गुड स्ट्रेटेजी और फॉर ए सक्सेसफुल प्लान। यही रणनीति, एक सक्सेसफुल प्लान के लिए जो बनाई जाती है कार्य योजना, वो रणनीति कहलाती है। लर्निंग, ज्ञान, ये ज्ञान देखा। मतलब समथिंग इज गेन बाई लर्न या नॉलेज, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो लर्निंग होता है, ज्ञान है। तो ऑप्शन आपका कहता है द मेथड इज प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। तो कहता है ऐसा जो चीज द्वारा कहता है शिक्षा के पढ़ाने का तरीका, ज्ञान देने का तरीका और उसके अभ्यास और विधियों का ज्ञान किया जाता है, उसका ऑप्शन ए है पेडागॉजी। ऑप्शन मिल गया आपको। और ये 40 क्वेश्चन कहता है कि ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन, एक ऐसी कविता, एक ऐसी कविता, लेमेंटेशन जो दुख भरी, लेमेंटेशन क्या होता है? दुख भरी, एक दुख भरी कविता लेमेंटेशन, और स्पेशली फॉर द डेड, और कहता है विशेष तौर से किसी मृत व्यक्ति के जीवन पर गाई जाती है, लिखी जाती है, कोई चीज है डेड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। अरे बहुत तो राइटर का नाम भी लिख दिया, थॉमस ग्रे है। ए पोइट ऑफ ग्रेटेस्ट सारो, महान दुखों का कवि, उसका एक उपाधि भी दी गई थी, तो थॉमस ग्रे। तो उसके लिए हमें शब्द क्या देना है, और थॉमस ग्रे की कविता भी इंटर में पढ़ी थी, एन एलिजी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड। पहले वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको कुछ मालूम होगी। तो एलिजी मिल गया तो कुछ करना ही नहीं था, तो चूंकि ये थॉमस ग्रे था, एन एलिजी दुख भरी कविता जो होती है ना, किसी व्यक्ति के मृत्यु पर दुख विलाप के साथ जो कविता लिखी गई जाती है, वही आपका दुख भरी है। ये तो एन ऐसे लिखा है, क्या निबंध कहेंगे उसे? निबंध ना कहेंगे। ये रिपोर्ट कहेंगे ना, रिपोर्ट ना कहेंगे। एन अकाउंट एक विवरण कहेंगे नहीं, एक दुख भरी कविता, एक आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने 15 से 20 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको दिए, और फिर अभी तो मैं फर्स्ट टाइम में ये सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं, और सेकेंड टाइम में मैं फिर एक बार सिलेबस को फिर रिवाइज करूंगा, और उससे आगे जितने 50% से आगे की तैयारी है मैं पुनः बहुत जल्दी कराऊंगा। तब तक आगे टॉपिक की ओर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना कभी मत भूलिए। मैं वादा करता हूं कि एक अच्छी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं आप। आपको इस संसार में जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, जितने यूट्यूब पढ़ रहे हैं, उससे आपको हट करके सबसे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिला है। पर्स अकेडमी आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद वेरी मच।